नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारी खास पेशकश मुसीबत में भालू में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के कई ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या भालुओं को लेकर है। भालुओं के हमले से कई ग्रामीण अपनी जान भी गंवा चुके हैं। भोजन पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों में भालुओं के आने का सिलसिला अब इस कदर बढ़ चुका है कि वक्त बेवक्त भालुओं का झुंड शहर के रिहायशी इलाकों में घूमते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि भालुओं की आमद बस्ती में इतनी बढ़ गई। क्या इसके पीछे की वजह शहर से सटे पहाड़ों में बढ़ते अवैध कब्जे और भोजन पानी की समस्या है, या फिर जामवंत परियोजना को सही से लागू नहीं कर पाना है? अगले आधे घंटे में कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। जुड़ेंगे हम कुछ खास मेहमानों के साथ। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां कई साल बीत जाने के बाद भी जामवंत परियोजना धरातल पर नहीं उतर पाई। ये परियोजना भालुओं को रिहायशी इलाकों में घुसने से रोकने के लिए बनाई गई थी। अब हालात ये हैं कि ग्रामीणों के मन में भालुओं की दहशत इस कदर बढ़ गई है कि शाम होते है और लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। भागो भागो भालू आया। छत्तीसगढ़ में ये शोर अब आम हो गया है। प्रदेश के अंदरूनी इलाकों में भालू की दस्तक से लोग सहमे हुए हैं। आए दिन भालू ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं। कई ग्रामीणों की मौत भी हो चुकी है। वजह है पहाड़ों और जंगलों में इनके लिए खाना पानी का नहीं होना। वैसे तो भालू शाकाहारी होता है, लेकिन भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों का रुख कर रहा है, जहां उनका सामना ग्रामीणों से हो जाता है। ग्रामीणों की माने तो भालू हिंसक नहीं है, लेकिन मादा भालू अपने बच्चों के साथ जा रही है। ऐसे में अगर किसी इंसान का उससे आमना सामना हो जाए तो वो हमला कर देती है। क्या है साहब, यहाँ जंगल थोड़ा सा है, किसान भाइयों का चूल्हा फरसा का, तो उसी में से अपना वो गुजारा करते हैं, वो निकल जाता है। यदि उसको न छेड़ा चढ़ा जाए तो परेशान नहीं करता। हाँ, उसकी बच्चा है तब एक बार वो दौड़ता है, बाकी वैसा परेशानी नहीं करता। डर तो बहुत लगता है, लेकिन रात को नहीं निकल पाते। भालू बहुत आता है ना, इसलिए बहुत रहते हैं, लेकिन हम लोग तो उतना खास नहीं निकले हैं। हाँ। आ जाते हैं 5 बजे। वन्य जीव जानकारों का मानना है कि छत्तीसगढ़ के बनने के बाद जोगी सरकार ने भालुओं को सुरक्षित रखने के लिए जामवंत परियोजना के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, पर वो सिर्फ फाइलों तक ही सिमट कर रह गया और मरवाही क्षेत्र में भालुओं के लिए कोई ऐसी योजना नहीं बनी जिससे भालुओं को बचाया जा सके। जामवंत परियोजना तो मंजूर ही नहीं किया आज तक के शासन ने कि जिसपे अलग से जामवंत परियोजना के नाम पर भालुओं का संरक्षण हो सके, उन्हें मौत से बचाया जा सके, उनके लिए शुद्ध बढ़िया विचरण क्षेत्र बनाया जा सके। ये तो योजना ही मंजूर अभी तक नहीं है। आबादी वाले इलाकों में लगातार भालुओं के आने से परेशान लोगों की अपनी ही व्यथा है। वो हर रोज दहशत में बिता रहे हैं, लेकिन हमें भालुओं को सुरक्षित रखने के नजरिए से भी सोचना होगा। आखिर जंगलों से निकलने के लिए उन्हें कौन मजबूर कर रहा है? क्या उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है? पेंड्रा से मुकेश विश्वकर्मा के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भालू रिहायशी इलाकों की तरफ क्यों आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि जब इंसान और जंगली जानवरों के बीच टकराहट हो रही है तो नुकसान किसे पहुंच रहा है। हम खबरों में जब ये सुनते हैं कि फला जंगली जानवर ने हमला किया, रिहायशी इलाके में से किसी इंसान पर हमला कर उसे मौत की घाट उतार दिया, किसी बच्चे को कोई तेंदुआ उठा ले गया, किसी बच्ची को कोई तेंदुआ उठा ले गया, तो हम इंसान की ज़िंदगी खत्म होने पर अफसोस ज़रूर करते हैं, इसे एक बड़ी खबर ज़रूर मानते हैं। लेकिन दरअसल सच्चाई ये है कि जहाँ जहाँ इंसान और जंगली जानवर के बीच टकराहट हुई है, सही मायनों में नुकसान जंगली जानवरों को ही पहुँचा है। और दुनिया इस बात की मिसाल है कि कई जंगली जानवरों को हमने इस बेरहमी से मारा है कि उनकी पूरी के पूरी प्रजाति खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। इसलिए भालुओं को केवल इस नज़र से देखना कि वो रिहायशी इलाकों की तरफ मूव करते हैं और इंसानी ज़िंदगी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, ठीक नहीं होगा। कुछ सवाल हैं कि दरअसल क्या कुछ इसका हल हो सकता है। इन्हीं को आज तलाशेंगे
इस वक्त मेरे साथ रायपुर से संदीप पौराणिक साहब जुड़े हैं। आप पर्यावरणविद हैं। संदीप साहब, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। इसके अलावा रोहित शर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप एडवोकेट हैं और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और इस मामले को लेकर और भालुओं का रिहायशी इलाके या फिर जंगली जानवरों को लेकर कई याचिकाएं भी दाखिल कर चुके हैं और इस बारे में कोशिश करते रहते हैं कि कुछ ऐसा ठोस कानून बनाया जाए जिसकी वजह से इंसान और जंगली जानवरों के बीच टकराहट को कम किया जा सके, रोका जा सके। संदीप पौराणिक साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। किसी जानवर का इंसानी बस्ती में आना ये किस बात की तरफ इशारा करता है? क्या जंगली जानवर वाकई रिहाइश की तरफ आ रहा है या फिर हम उसके क्षेत्र में लगातार अपनी दखल बढ़ाते जा रहे हैं? हमने विकास के नाम पर, हमने विकास की अंधी दौड़ के नाम पर अपने पैर अब उनके इलाके में जमाना शुरू कर दिए हैं। क्या यही वजह आप मानते हैं कि टकराहट अब बढ़ने लगी है? नहीं, देखिए, जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे भालू का हो, चाहे हाथी का है, या टाइगर से है, या लेपर्ड से है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें बहुत बड़ी गलती जो है वो इंसानों की है। जी, हम लोगों ने क्या किया कि जंगलों पे तो कब्जा किया ही है, लेकिन भालू जो चीज़ खाता है, जो फूड वो लेता है, वो चीज़ भी आदमी को चाहिए, क्योंकि वो बहुत बेशकीमती है। जैसे शहद है, शहद की कीमत जो है नेशनली इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा है। अगर आप बस्तर का शहद करके बेचते हैं या पेंड्रा का शहद बेचते हैं तो ये बहुत महंगा मिलता है। तो यहाँ जहाँ भी ये संघर्ष हो रहा है वहाँ लोग शहद के लिए जाते हैं, संघर्ष होता है। भालू जो है वो महुए का शौकीन है, वो महुआ खा के पेट भरता है और लोग जो है सुबह सुबह भालू के पहुंचने के पहले लोगों की कोशिश रहती है कि वहां से महुआ एकत्रित कर लें। और कई बार ऐसा होता है कि लोग आमने सामने आ जाते हैं और टकराहट होती है। इसके अतिरिक्त भालू जो भी कंदमूल फल खाता है उसे हमारे गांव के लोग, आदिवासी, अन्य लोग भी खाते हैं उसको। तो टकराहट सबसे ज़्यादा बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो यही चीज़ें हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। न सिर्फ हम जंगलों के भीतर घुस रहे हैं, दरअसल हम उनके निवाले पर भी डाका डाल रहे हैं। रोहित शर्मा साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। रोहित साहब, जब हम रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा रहे थे उस वक्त हमने रामनिवास तिवारी साहब, जो कि विशेषज्ञ हैं वन्य जीव के, उनका एक बयान चलाया। जामवंत परियोजना पर उनका कहना था या उनका बयान था कि इस परियोजना को अभी तक सरकार लागू ही नहीं कर सकी। एक तो मैं ये जानना चाहूँगा दरअसल ये योजना है क्या और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना था, और इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से क्या कुछ असर है जो आप छत्तीसगढ़ में देख पा रहे हैं? सोहेल जी, जहाँ तक जामवंत परियोजना की बात है तो बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि अगर हम विधानसभा में दिए गए वन मंत्री के बयानों को देखें और विभिन्न तथ्यों को देखें तो हम पाते हैं कि 2015-16 में इस परियोजना के नाम पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए सैंक्शन हुए। अब कितना बड़ा जो परिक्षेत्र है, उस वर्ष 5 जो जिले थे, प्रभावित जिले, उनको इस पे शामिल किया गया, जिसमें एक कोरिया जिला था, एक कोरबा था, एक बिलासपुर था और आपके कबीरधाम थे और एक कांकेर जिला था। इतने बड़े वृहद क्षेत्रों के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए में हम इतिश्री भी प्रारंभ नहीं कर सकते। तो अमली जामा पहनाना तो एक दूरस्थ चर्चा। 2 करोड़ 40 लाख रुपए तो ऐसा लगा जैसे ऊंट के मुंह में, योजना का एक जो मूल ऊंट के मुंह में जीरा जैसी रकम हुई। 2 करोड़ 40 लाख रुपए अगर आप किसी वन परिक्षेत्र को सिक्योर करना चाहते हैं तो। बिल्कुल जी। अच्छा, अब उसमें बड़े मजेदार चीज यह है कि हम जामवंत परियोजना में हम 2 मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं। पहला, जो भी पूरे क्षेत्र हैं हम उनकी फेंसिंग करते हैं, और दूसरा, हम वहां पर फलदार वृक्षों का रोपण करते हैं। अब देखिए, जंगल में जब हम फलदार वृक्षों का रोपण करते हैं तो उस रोपण किए गए वृक्षों को बढ़ने में एक समयावधि लगती है। बिल्कुल। जिस फेंसिंग किए हुए तार की हम बात करते हैं तो उस फेंसिंग के तार को पार पाना और उसको पास करके शहरी इलाकों में आ पाना ये भालू के लिए असंभव नहीं है। तो हम उसमें कई बार हम करंट पहुंचा देते हैं। हमने गजराज उसमें परियोजना में देखा है जो 15 जिलों में चलती है।
हमें जो मूलभूत रूप से आज आवश्यकता है वो हमको इस बात पर ध्यान देना है कि क्यों भालू और मानव इन दोनों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट भालू के हमारे क्षेत्रों में आ जाने से नहीं हो रहा है जी, उल्टा हमारे उनके रहवासी क्षेत्रों में अपने निवास स्थान के लिए जंगलों को काट करके शहरों को बसाने के कारण हो रहा है। ये विषय का मूल है। सही बात आपने कही। और दरअसल इससे पहले भी जो तमाम पर्यावरणविद हैं दुनिया भर के, वो सिर्फ भालू ही नहीं, दूसरी जंगली जानवरों को लेकर भी इस बात की चेतावनी दे चुके हैं। दरअसल जानवर हमारे इलाके में नहीं आ रहे हैं, हम अपने पैर तेजी से उनके इलाके में पसार रहे हैं और यकीनन वो इस डिस्टरबेंस को पसंद नहीं कर रहे हैं। संदीप पुराणी साहब, अगर हम बहुत पुराना इतिहास देखें इंसानी सभ्यता का, तो जंगलों में ही रहता था, लेकिन वो उस जंगल को अपना समझता था, वो उसका व्यवसायीकरण नहीं करता था। जितनी ज़रूरत होती थी उतना कंद मूल फल फूल ले लिया जाता था, पेट भर लिया जाता था। तो जंगल में जानवर भी खुश रहते थे और इंसान भी वहाँ पर खुश रहता था। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो व्यवसायीकरण का दौर आया है, मिसाल के तौर पर आपने शहद का जिक्र किया, शहद इंसान बहुत पहले से यूज़ करता आया है, लेकिन पहले वो अपनी ज़रूरत का शहद ले लिया करता था, लेकिन अब उसको लगता है कि मुनाफे का धंधा है, तो जितना ज़्यादा बटोर सको जंगलों के भीतर से शहद बटोर लो। महुए की भी वही कहानी है, दूसरी जड़ी बूटियों की भी वही कहानी है। तो व्यवसायीकरण जो है और इंसान के भीतर लालच का जो पुट आता है, क्या ये ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है? संदीप साहब। नहीं, बिल्कुल आप बहुत सही बोल रहे हैं। हमारे बड़े प्रागैतिहासिक संबंध रहे हैं भालू से। हम अगर रामायण काल में जामवंत जी का जिक्र करें तो वहाँ से लेके आज तक बड़े अच्छे संबंध हैं, बड़े बड़े तालमेलपूर्ण संबंध थे। लेकिन जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है ये पिछले 150 सालों में हुआ है। पिछले 150 सालों में जितना अधिक पर्यावरण को और जंगल को नष्ट किया गया है, उतना जो है हजारों और लाखों सालों में नहीं किया गया। और मैं ये देखता हूँ कि जो जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट बड़ा है, जो जो यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है आपका वाइल्ड लाइफ के लिए, इसके लिए, तो वाइल्ड लाइफ कम हो रही है, फॉरेस्ट कम हो रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। ठीक, ये महत्वपूर्ण। दूसरी चीज ये है कि जैसा आपने बोला कि ये पहले ऐसा होता था। हाँ, ये पहले ऐसा होता था जी कि लोग जो है 6 बजे के बाद शाम को जंगल की तरफ रुख नहीं करते थे अपना, वो घरों में रहते थे। तो ये जितने जंगली जानवर हैं ये निशाचर हैं। हाँ। ये जाते थे जंगल और ये सुबह तक घूमते थे। ये भी जहाँ देखते थे वो आदमी का आगमन शुरू होगा तो ये भी अपने अपने कंदराओं में, गुफाओं में, सब जगह अपने अपने जगह छिप जाते थे और 6 बजे के बाद निकलते थे। आज बड़ा उल्टा हो गया है। आज ये हो गया है कि 6 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 10 बजे के बाद बिलासपुर में एक रास्ता खोल दिया। वो रास्ता जो है आपका वहाँ के आपका सेंचुरी के बीच से जाता है 150-200 किलोमीटर। वो सारे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर इसमें कोर्ट वगैरह दखल नहीं दे, जैसे कान्हा नेशनल पार्क में कुछ एरिया जो है वो बाघों के लिए आरक्षित किया गया कि इनका शयन कक्ष है, यहाँ पर पर्यटक नहीं जाएगा, तो बंद किया गया। अगर इसको कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो लोगों को मतलब नहीं है। आपने कान्हा में देखा कि बारहसिंगा जो है, बारहसिंगा का प्रजनन काल जो है वो सितंबर-अक्टूबर तक चलता है जी। लेकिन ये हो गया है कि आज बारिश जैसी खत्म होती है जून में आपका, उसके बाद जैसे ही वो होता है वैसे ही वो आपका खोल दिया जाता है उसको, कान्हा नेशनल पार्क को भी। तो बहुत दिक्कत है। हर जगह व्यवसायीकरण, हर जगह होटलीकरण। पर्यटक कैसे आएगा? पर्यटक क्या आना चाहिए, लोगों का आना चाहिए। हर आदमी को पक्की सड़क चाहिए। हर आदमी चाहता है कि जंगल समाप्त करके वहां पर डामर रोड और बढ़िया सीमेंट की रोड बना दी जाए, पूरा कंक्रीट बना दिया जाए। जी हाँ, यानी योजनाएं इसलिए बनाई जा रही हैं कि लोगों को बुलाया जाए, उन्हें भालू और शेर दिखाया जाए, तालियां बजवाई जाएं, भले ही इसके पीछे उन जंगली जानवरों की जिंदगी दांव पर क्यों ना लगा दी जाए। दरअसल इसको रोका कैसे जाएगा? क्या कुछ कानूनी पहलू हो सकता है? मैं इस पर रोहित जी से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको कांकेर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां इस वक्त भालुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। यहाँ हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों के साथ साथ अब शहरवासी भी
दहशत में जीने को मजबूर हैं। लेकिन फिलहाल हम ये कहने की स्थिति में नहीं कि जिम्मेदार कौन है। आप ये रिपोर्ट देखिए। बीते कुछ सालों में ग्रामीण इलाकों में भालुओं की बढ़ती तादाद और उनकी आमद ने लोगों को दहशत में जीने को मजबूर कर दिया है। पहाड़ियों और जंगल के किनारे बसे ग्रामीण इलाकों की बस्तियों में रोजाना ही वक्त बेवक्त भालुओं का झुंड खाना पानी की तलाश में घुस आता है। सबसे ज्यादा दहशत का आलम तो दिन ढलने के बाद होता है। भालू किस पर हमला करेगा ये डर भी हमेशा बना रहता है। कूद के बाहर निकल जाते हो, बुलक के आते ना, जाली वाला रहती से कूदती की कुछ भी करती, लेकिन वो मन निकल जाते हैं। बहुत परेशान है डर के मारे। तो हमन हाँ शाम होते तहन बाल बच्चल हम कि भालू आते मत जाए करो, मत घूमे करो, ऐसे टाइप के समझाते हैं। डेली आते बोलते हैं बस्ती रहा के मन नहीं। एक जन ला हमारे गांव में करी से हमला, वो जाम पेड़ मन हावी ना, तो अब नहीं मिले है चारा, तब यहाँ बाबू मन हाँ चारा नहीं मिली, भोजन नहीं मिली थे, तो बस्ती में घुस चे, घर में भी घुस। जो भालू है या तेंदुआ है या बंदर है अत्यधिक ज़्यादा यानी शहर के अंदर घुस रहे हैं। नदी के इस पार तक भालू आ जा रहे हैं क्योंकि जंगल में कुछ खाने के लिए है नहीं। मस्जिद चौक में आ रहा है भालू, तो कभी ये बाजार के पास आ रहा है, तो कभी शिवनगर में, तो कभी वो क्या बोलते ज्ञानी होटल के पास, तो नाके के पास। काफ़ी दहशत है। भालुओं के बढ़ते आतंक को रोकने में वन विभाग नाकामयाब है। आला अफसर इस समस्या पर अपनी कागजी उपलब्धियों के आंकड़ों की जादूगरी दिखाते हुए कहते हैं कि इस समस्या की मुख्य वजह भालुओं की आबादी का बढ़ना है। अधिकारी योजना की भी जानकारी देते हैं, लेकिन जामवंत योजना की हालत पर बात नहीं करते। इतने सालों से लगातार 10-20 साल से भालू का भी पॉपुलेशन बढ़ गया और लोगों का भी पॉपुलेशन बढ़ गया। तो इससे क्या हो गया, लोग भी क्या है जो पहाड़ के नीचे वाला जो बस्ती में भी घुस गया इन लोगों का, तो अपना शहर का इलाका भी थोड़ा बढ़ गया है, तो आबादी का क्षेत्र बढ़ गया है। वन विभाग ने साल 2015 से लेकर 2019 तक जामवंत योजना में बेर, जामुन, अमरूद, मौकाए सहित कई फलदार पौधे लगाए, लेकिन देखरेख की अभाव में अधिकांश पौधे मर गए। जो पौधे बचे उनमें फल लगने में लंबा वक्त है। यानी भालू की समस्या का सामना करने के अलावा फिलहाल कोई चारा नजर नहीं आता। प्रकाश ठाकुर, बंसल न्यूज, कांकेर। रिपोर्ट में जो आंकड़े हमने आपको दिखाए, जो तस्वीरें दिखाई, दरअसल वो गंभीर हैं और इस पर अगर कोई गंभीर फैसला नहीं लिया गया तो फिर हालात बद से बदतर भी हो सकते हैं। रोहित शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप एडवोकेट हैं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। रोहित साहब, किस तरह की इच्छा शक्ति की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं कि कई योजनाएं कागज़ों में आती हैं, कागजी घोड़े बनकर दौड़ती हैं और फिर सरकारी फाइलों में दबकर अपना दम तोड़ देती हैं। आपको लगता है कि वाकई एक बहुत बड़ी दृढ़ शक्ति चाहिए और ख़ासकर राजनीतिक, जब हम इंसानों और जानवरों के बीच के क्लैश को ख़त्म करने के लिए बड़ी मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। किस तरह की कोशिश की दरकार आपको महसूस होती है? सोहेल साहब, देखिए, जहाँ तक राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है तो हम लोकतांत्रिक ढांचे के देश में रहते हैं। यहाँ सरकार और कुछ नहीं बल्कि लोगों के जनमानस का पर्याय है। हम जिस तरीके की सरकार चुनते हैं उस तरीके का कार्य हमारे ऊपर वो करते हैं। जब तक जनमानस इस बारे में जागृत नहीं होगा कि हमें कैसे भारत के उस पुरातन व्यवस्था को, जो हम रामचरितमानस में भी हम जामवंत जी के बारे में, आपके काबिल मित्र भी जो साथ में उपस्थित हैं उन्होंने जामवंत का जिक्र किया कि कैसे हम उनके साथ मिलकर के रहते थे। तो मैं आपको एक चौपाई बताऊं उस रामचरितमानस की कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो उस जामवंत के वचन को सुनकर के हनुमान जी के हृदय में उतना आभास होता था। तो आप सोचिए कि भारत वो देश है जहां हम जानवरों के साथ संलिप्त होकर के जीवन का यापन करना हमारी मूल संस्कृति है। पर आज हम क्या कर रहे हैं कि हम जंगलों को तो काट रहे हैं, जंगलों से लकड़ियां लेकर के आ रहे हैं। 1972 में हमने जब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया तो उसमें हमको धारा 9 प्रावधान्वित करनी पड़ी। ये भारत के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक व्यवस्था नहीं होगी कि हमको एक कानून बनाना पड़ता है, प्रोहिबिशन ऑन हंटिंग, मतलब शिकार पे रोक। जबकि भारत का मूल विषय हंटिंग के विपरीत है।
हम चाहे शेर हो, बाघ हो, इन सारे लोगों का सम्मान करते हैं, उनको अपने यहाँ रखते हैं। हमको आज इस चेतना को लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है कि क्यों भालुओं का बचा रहना जंगलों के बचे रहने के लिए आवश्यक है। और अगर जंगल नहीं बचेंगे सोहेल जी, तो स्वाभाविक रूप से केवल कंक्रीट के अर्बनाइज्ड सिटीज में खाने के लिए चाहे फल हो, चाहे कंदमूल हो, चाहे जड़ी बूटियां हो, ये तो वही जंगल से आएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही रोहित साहब, और मैं इसी बात को लेकर संदीप साहब की तरफ रुख करता हूं। संदीप साहब, मैंने अक्सर पर्यावरणविदों के मुंह से ये बात सुनी है और कई जगह पर मैंने पढ़ा भी है। उनका कहना है कि अगर जानवर खत्म हो गए तो ये श्योर है कि अगले 100 साल में इंसान भी खत्म हो जाएंगे। कितना महत्वपूर्ण इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप मानते हैं? नहीं, जानवर तो ठीक है, यानी इसका तो ठीक है। अगर आप एक बहुत छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूं मधुमक्खी का। अगर मधुमक्खी खत्म हो गई जी, तो ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है, पूरी की पूरी जो दुनिया है, जितने ह्यूमंस हैं, सारे के सारे 3 साल के अंदर पूरा का पूरा वीरानी छा जाएगी पूरे वर्ल्ड में, सब खत्म हो जाएगा। एक भी इंसान, एक भी पशु, कुछ भी जिंदा नहीं रहेगा। मैं समझना चाहूंगा इस बात को, बहुत तो गंभीर क्या बात होता आपने है कही कि है। पर्यावरण में बिल्कुल मधुमक्खी के कारण ही हमारे यहाँ जो फसलों में परागण होता है, वो मधुमक्खी के कारण ही होता है। और अगर परागण बंद हो गया, अगर हम लोगों ने बहुत ज्यादा मोबाइल का इसका उपयोग किया, बहुत ज्यादा आपने इस तकनीक का उपयोग किया, तो मधुमक्खियां बहुत डिस्टर्ब हो रही मोबाइल से। जी। तो ये हो जाएगा कि अगर मधुमक्खियां खत्म हो गई तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो पर्यावरण में हर जीव की एक अपनी उपस्थिति है, उसकी एक उपयोगिता है। जैसे एक बहुत बड़ी विशाल आपका इमारत है, एक अगर उसका आप सोचते हैं कि एक ईंट निकाल लेंगे आप, तो उस इमारत पे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस इमारत के लिए हर ईंट का महत्व है। अगर भालू खत्म हो जाते हैं तो जंगलों में बहुत बड़ी संख्या में आपको दीमक जो है, जिसको भालू अकेला खाता है, उतनी ज्यादा दीमक फैल जाएगी कि सारा का सारा जंगल नष्ट हो जाएगा दीमक से। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही जी। तो ये बहुत सोचने की बात है। और दूसरी बात यह है कि जो भी परियोजना बनाई जाती है, जो भी चीजें होती हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ बोर्ड में चीजें आती हैं, उन पर इम्प्लीमेंट भी बहुत जरूरी है। आप सिर्फ योजना बना के उसका क्रियान्वयन नहीं करेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ेगा ही। संदीप साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज यह है कि हाँ, बोलिए जी। नहीं, दूसरी चीज यह है कि वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, यहाँ पे ऐसे डीएफओस को रखा जाए, ऐसे कर्मचारी को जिनका कि वन्य प्राणी में इंटरेस्ट हो, उसको सजा के तौर पे ना ले, वो खुशी खुशी वन्य प्राणी क्षेत्र में काम करना, वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग ही इस क्षेत्र में जाएं। सिर्फ समय काटने के लिए लोग उस क्षेत्र में नहीं जाएं, बिल्कुल, क्योंकि इससे वन्य प्राणियों को बचाना तो ठीक है, उनको कहना चाहिए उनका नुकसान ज्यादा होता है। बिल्कुल। और लगता है शायद जो वन विभाग में लोग पदस्थ कर दिए जाते हैं, दरअसल वो उसे सिर्फ एक सरकारी नौकरी से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं। और जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि जंगली जानवर खत्म होंगे तो फिर शायद इंसानियत खत्म हो जाएगी, लेकिन संदीप पुराणिक साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने बड़ी सृष्टि की एक छोटी सी चीज़ का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर मधुमक्खी भी खत्म हो गई तो फिर अगले कुछ सालों में पूरी मानवता, दुनिया, सब कुछ खत्म हो जाएगी। दरअसल वक्त भी अब मेरे पास खत्म हो रहा है, इसलिए मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, चर्चा को खत्म करना चाहूँगा। ये कंक्रीट के मैं लेकिन एक बड़ा अच्छा एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है भालुओं का जी, इसको रोकने के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि ग्रामीणों को, आदिवासियों को ये बोला जाए कि अपने साथ वो एक देसी कुत्ता ले जाएं जब भी जंगल में जाते हैं जी। तो एक देसी कुत्ता जो है 4 भालुओं को कवर करता है। ठीक। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है काफी कम हो जाएगा। ठीक, रोहित साहब, बताया जाना चाहिए। रोहित साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मेरे पास 30 सेकंड है सर, 30 सेकंड प्लीज सर। संदीप जी जी संदीप जी, क्योंकि
चूंकि आपकी सरकार के लोगों तक पहुंच है, आप मीडिया में हैं, मेरा आपसे ये आग्रह है कि सरकार को एक सुझाव ये दिया जाए कि जो लेटरल एंट्री सिस्टम होती है एक्सपर्ट की, उस पर वो कार्यवाही करे और ऐसे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनको लेटरल एंट्री के द्वारा सेक्रेटरी बनाए। हमारे यहाँ तो केवल आईएएस जो हैं वो सेक्रेटरी बन सकते हैं। हमको इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल से हमको कॉपी करना चाहिए और उनको लेटरल एंट्री सिस्टम से हमारे यहाँ इस परियोजना को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण बात है। दरअसल जो लोग इकोसिस्टम में जीना चाहते हैं, जो लोग इकोसिस्टम को बचाना चाहते हैं, इससे प्यार करते हैं, इससे मोहब्बत करते हैं, ऐसे लोगों को ये जिम्मेदारी मिलना चाहिए कि वो हमारे इकोसिस्टम के जिम्मेदार बने। नहीं तो ये सिर्फ एक सरकारी नौकरी बनकर रह जाती है जहाँ पर सरकारी अधिकारी कर्मचारी महीने की तनख्वाह उठाता है और अपने काम की इतिश्री कर देता है। संदीप पुराणी साहब आपका, रोहित शर्मा साहब आपका बंसल न्यूज़ से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दरअसल इकोसिस्टम में हम भी हैं, जंगल भी है, परिंदे भी हैं और यहाँ पर चरने वाले जानवर भी हैं। इनमें डिस्टर्बेंस शायद सबसे ज़्यादा इंसान पैदा कर रहा है। विकास के नाम पर जो अंधी दौड़ हमने दौड़ना शुरू की है वो तमाम दुनिया को बर्बादी की कगार पर लेके जा रही है। फिर जब हम जंगली इलाकों में घुसते हैं और उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करते हैं, पलटवार जब होता है तो जिम्मेदार हम उन्हें ठहराते हैं। लेकिन अगर गहराई से बारीकी से सोचा जाए, जांच की जाए तो कसूरवार इंसान है, हम हैं, आप हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।